बच्चों, आज हम कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 111। चैप्टर है हमारा 9। चैप्टर 9 इसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? लास्ट हमने पेज 82 पे छोड़ा था। आज हम पेज 82 से स्टार्ट लेते हैं। पेज 82 पे एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी किस चीज़ की है? क्योंकि हमने बात की थी लास्ट टाइम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो कि मतलब नॉन लिविंग होते हैं, मतलब जिनमें जान नहीं होती है, पर तो भी ये लोग आपको अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एयर हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली एयर आपको अफेक्ट करती है। कभी हवा बहुत ठंडी हो तो आप बीमार पड़ते हो, कभी गर्मी हवा बहुत गर्म हो आपको गर्मी लगती है। तो जो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे एयर हो गया, फिर वाटर हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो ये सब आपको अफेक्ट करते हैं और प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं। प्लांट्स जो कि प्लांट्स में भी तो लाइफ होती है ना। प्लांट्स किस में आते हैं? वो बायोटिक में ही आते हैं, लाइफ वाले ही हैं, जैसे हम हैं। प्लांट्स भी, क्योंकि वो लोग भी फोटोसिंथेसिस करते हैं फूड के लिए, जैसे हमारे में प्रोसेस होता है उनमें भी होता है, ठीक है। सो अभी हम एक एक्टिविटी देखते हैं। जब सबसे पहले जब चैप्टर 1 चालू हुआ था, मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई थी। तो एक्टिविटी क्या थी? मैंने आपको जो है मैंने आपको मूंग को स्प्राउट करने की एक्टिविटी दी थी। आप में से काफियों ने की भी थी। तो जब वो मूंग स्प्राउट हो गया तो हम कह रहे थे कि वो जर्मिनेट हो गया। तो अब जर्मिनेट होने के बाद एक नया प्लांट बना। जर्मिनेट होने के बाद एक नया प्लांट बना, ठीक है। सो एक एक्टिविटी देखते हैं। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। देखो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी देख रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको कुछ ड्राई मूंग सीड्स लेने हैं, ठीक है। कुछ मूंग के सीड्स लेने हैं और उसमें से 20-30 सीड्स साइड में रख देने हैं और बाकियों को पानी में भिगो देना है, ठीक है। फिर डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। अब जो भिगोए हैं सीड्स उनको 4 भागों में डिवाइड करो। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3-4 डेज। और उनमें से जो एक पार्ट है उसे पानी में भिगो के रखो 3-4 दिनों के लिए। और जो आपने बाहर ड्राई सीड्स रखे हैं और जो आपने भिगो के रखे हैं उन्हें आप बिल्कुल भी टच नहीं करो, ठीक है। अब वो जो आपने भिगोए हुए सीड्स हैं वो एक वो थोड़े से उसमें से सीड्स जाके एक बिल्कुल सनी रूम में रख दो। सनी मतलब जहाँ पे रोशनी आती हो। एंड अनदर इन कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कपबोर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं सीड्स भिगो के अलग अलग जगह पे रखो घर की। मतलब थोड़े सीड्स ऐसे ही रख दो, बाहर ही रख दो। एक सीड्स सनी रूम में रखो जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो, और एक सीड्स कपबोर्ड में डार्क में अंधेरे में रखो। और जो लास्ट है एक फ्रिज में रख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर आप क्या देखोगे? थोड़े दिनों के बाद देखोगे कि ये सारे सीड्स आपने जो अलग अलग जगह पे रखे, मतलब कोई जल्दी उगा होगा, कोई देर से उगा होगा, या कोई नहीं भी उगा होगा। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि जो फैक्टर्स होते हैं एयर, वाटर, लाइट, हीट, वो भाई प्लांट्स की ग्रोथ में, ये जो सीड्स स्प्राउट होते हैं, जो मूंग स्प्राउट होते हैं, वो क्या है? एक्चुअली वो प्लांट ही होता है जो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। वो जो नीचे उसके वो स्प्राउट निकलते, वो क्या है? वो ग्रोथ ही तो हुई। तो ग्रोथ कब होती है? जब भाई उसको प्रॉपर हीट, प्रॉपर लाइट, सब कुछ प्रॉपर मिलता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो देखो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ठंड में भी पनपते हैं, हॉट में भी पनपते हैं, पर वो सरवाइव कैसे करते हैं? ठीक है, ठंडी में भी उगेगा, गर्मी में भी उगेगा, भाई कोई जल्दी टाइम लेगा, कोई देर से टाइम लेगा, पर उगेगा जरूर। सो हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? वो जीते कैसे हैं? सो एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। अभी एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन की डेफिनेशन। सो एडेप्टेशन क्या है? सो एडेप्टेशन इज द मेथड। एडेप्टेशन एक ऐसा तरीका है जिससे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से खुद को ढालते हैं, ठीक है।
अभी नेक्स्ट देखते हैं पेज 83। जो एडाप्टेशन है, एडाप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन बहुत ही कम समय में नहीं मतलब एडाप्टेशन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, एडजस्ट करना, खुद को एडाप्ट करना। जैसे आप एक स्कूल बदलते हो, दूसरे स्कूल में जाते हो, तो आप क्या करते हो, खुद को एडजस्ट करते हो उस स्कूल के हिसाब से, मतलब एडाप्ट करते हो। आप क्या करते हो, खुद को एडाप्ट। सो एडाप्ट करना मतलब अच्छे से खुद को एडजस्ट करना। सो जब ऑर्गेनिजम्स खुद को क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट मतलब जो वातावरण है अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, तो हम कहते हैं भाई एडाप्टेशन हुआ। ठीक है। सो एडाप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। कोई ऐसे ही एडजस्ट नहीं हो जाता है क्लाइमेट से, बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं किसी भी रीजन के, वो धीरे धीरे बदलते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडाप्ट टू दिस चेंजेस डाई एंड ओनली द एडाप्टेड वन सर्वाइव। समझो कोई वातावरण कहीं का बदल रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे जो पक्षी हैं, अब जो वो ठंड झेल पाएंगे, उतनी ठंड झेल पाएंगे, वो जी जाएंगे, मतलब वो एडाप्ट मतलब खुद को उस ठंड, वो क्लाइमेट, उस वातावरण से खुद को एडजस्ट कर पाएंगे, तो वो जिंदा रहेंगे। और जो इस वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट टू डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स को अडाप्ट करते हैं अलग अलग तरीकों से। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं खुद को एबायोटिक फैक्टर्स के हिसाब से, एबायोटिक फैक्टर्स मतलब एयर, वाटर, हीट, लाइट, अपने आप को इन सब से डालते हैं। इन शॉर्ट वो लोग क्लाइमेट के हिसाब से खुद को डालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म खुद को ढालता है। तो सबसे पहले देखते हैं डेजर्ट्स। ठीक है। हमने बात की थी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन। ठीक है। सो जमीन पे क्या होता है, डेजर्ट। अब डेजर्ट के ऑर्गेनिजम्स खुद को कैसे डालते हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं। तो डेजर्ट में जैसे कि रैट रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं। और देखो डेजर्ट में रेट्स और स्नेक्स होते हैं। अब इनके पास लंबे लंबे पाँव नहीं होते जैसे कि कैमल के पास होते हैं। आपने कैमल के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया कि कैमल डेजर्ट में कैसे जिंदा रह पाता है, खुद को अडॉप्ट कैसे करता है, आपने पढ़ा। उसके पास लंबे पाँव हैं और आपने सारी खासियत पढ़ी कि वो पानी भी कम छोड़ता है अपने शरीर में से। पर रैट्स और स्नेक्स कैसे खुद को डालते हैं, तो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है डेजर्ट्स में, कैसे वो जिंदा रहते हैं रैट्स और स्नेक्स। तो वो क्या करते हैं, दिन को फुल गर्मी पड़ती है जब डेजर्ट्स में, तो ये लोग क्या करते हैं, वो पहले से ही अपने लिए खड्डा खोद देते हैं, जमीन के अंदर बुरो बना देते हैं। बुरो मतलब एक कहते हैं ना, एक छोटा सा खड्डा बना देते हैं और वहां जाके पूरा वो है ना, पूरी दोपहर वहीं रहते हैं, पूरी जब तक सनरे होती है तब तक वो अंदर ही रहते हैं। These animals come out only during the night when it is cooler. बाहर कब निकलते हैं, ठंडक में, जब रात को ठंडक हो जाती है तो ये लोग बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो, और डेजर्ट्स में देखो, ये देखो चूहा, ये सांप चूहे देखो अंदर जाके छुप गए हैं। देखो ये डेजर्ट है और ये अंदर ये इन्होंने अपने लिए खड्डा बनाया है, ये अंदर ही रहते हैं। जब पूरे दोपहर मतलब सुबह से वो अंदर ही रहते हैं और शाम मतलब बिल्कुल रात को ठंडक होती है तो वो बाहर निकलते हैं। इसलिए आपको रात को हमें ट्रैवलिंग करने से भी मना किया जाता है, क्योंकि रात को ये जीव जंतु बाहर निकलते हैं। ठीक है। हमें मना किया जाता है भाई रात को आप ऐसी सुनसान उजाड़ जगहों पे ना जाओ, क्योंकि ये सारे जीव जंतु रात को ठंडक में बाहर निकलते हैं, आपको काट सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ प्लांट्स भी देख लो, ये सारे प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं। ये प्लांट्स करते हैं डेजर्ट में ग्रो, जैसे कैक्टस है। ठीक है। तो अब देखो एक्टिविटी 3 एक और बताई गई है आपको। सो एक्टिविटी 3 क्या बोल रही है, देखो आप एक कैक्टस का प्लांट लाओ घर में और एक लीफी प्लांट लाओ, सॉरी घर में नहीं, क्लासरूम में। अपने क्लास में आप एक कैक्टस का प्लांट ले जाओ और एक लीफी प्लांट ले जाओ। ठीक है। तो वो जब आप दोनों ले जाओगे, टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ 2 प्लांट्स। अब क्या करो, उन दोनों पे पॉलीथीन बैग लगा दो थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे कैक्टस लाए तो कैक्टस प्लांट, जैसे ये कैक्टस प्लांट लाए तो इसके एक हिस्से पे पॉलीथीन बांध दो।
ठीक है। सो अब क्या करेंगे, लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हाट डू यू सी। तो अब यहाँ देखो आप दोनों कैक्टस और वो दूसरा आप मतलब एक है ना अच्छा लीफ वाला प्लांट लाओ और एक कैक्टस लाओ। कैक्टस क्या होता है, कैक्टस डेजर्ट प्लांट है, मतलब उसमें लीफ नहीं होते हैं, कांटे होते हैं। तो दोनों प्लांट्स लाओ। तो अब आप क्या करो, उनके थोड़े थोड़े हिस्से पे पॉलीथीन बांध दो और उनको सन के नीचे रख दो, ठीक है। सो डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। क्या होगा, जो डेजर्ट प्लांट्स होंगे, डेजर्ट प्लांट्स धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन से पानी छोड़ेंगे। The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spines. अब क्या होगा, देखो आपको पता है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, मतलब जो कैक्टस वगैरह होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत कम पानी होता है। तो जब आप पॉलीथीन खोल के देखोगे ना, आप लीफ वाली पॉलीथीन खोलोगे, लीफ वाले प्लांट की पॉलीथीन खोलोगे, आप देखोगे फुल पानी हो गया होगा। क्यों, क्योंकि लीव्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लीव्स अपना पानी लूज करते हैं, लूज ऑफ वाटर, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कैक्टस भी वही करेगा, पर कैक्टस इतना ज्यादा पानी नहीं छोड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास इतना पानी होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो डेजर्ट प्लांट है, वो कम पानी में ही चला लेता है, ठीक है। और इस तरह से और क्यों वो क्या करता है, कैसे वो कम पानी कैसे छोड़ता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, उसके पास स्पाइन्स होते हैं, मतलब कांटे होते हैं, तो वो कम पानी जाने देता है बाहर। तो इस तरह से मतलब ये लोग इस तरह से मतलब ट्रांसपिरेशन में पानी कम जाने, क्योंकि उनको डेजर्ट के कम पानी में खुद को चलाना होता है, तो वो कोशिश करते हैं हम उनके शरीर से कम पानी जाने दें। मतलब कैक्टस प्लांट क्या करता है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है डेजर्ट में पानी की कमी है, मुझे उसी पे ही जिंदा रहना है। तो ये जो कैक्टस होते हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे रेगुलर प्लांट्स में आपने पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा ही होगा, तो फोटोसिंथेसिस रेगुलर प्लांट्स में कहाँ होता है, वो लीव्स में होता है। देखो जैसे ये रेगुलर प्लांट है, ठीक है। सो ये रेगुलर प्लांट में फोटोसिंथेसिस क्या होगा, यहाँ लीफ पे होगा, फोटोसिंथेसिस यहाँ होगा, और फोटोसिंथेसिस में यहाँ लीफ क्या बनाएगा, अपना फूड बनाएगा, और फिर वो सारे प्लांट को देगा। मतलब फोटोसिंथेसिस जरूरी होता है पूरे प्लांट को पोषण देने के लिए। पर कैक्टस में लीफ ही नहीं होते हैं। कैक्टस एक कांटेदार प्लांट होता है, उसमें लीफ नहीं होते हैं। तो वो कहाँ फोटोसिंथेसिस करता है, वो स्टेम में, यहाँ स्टेम, ये जो डंडी है ना, वो यहाँ फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसके पास लीफ नहीं होते। सो फोटोसिंथेसिस इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टेम्स, ठीक है, स्टेम्स में की जाती है। अब हम देखते हैं पेज 84। तो इसका स्टेम कैसा होता है, इसका जो ये स्टेम होता है, स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टाई। अब वो इसका स्टेम है ना, किससे कवर्ड होता है, थिक वैक्सी लेयर, मतलब एकदम वैक्स जैसा लेयर होता है, जिससे पानी टिश्यूज के अंदर ही रहता है, ठीक है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है। बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स हैं जिनके पास रूट्स होते हैं और वो एकदम अंदर तक जाते हैं ताकि पानी एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। इनके रूट्स बहुत अंदर तक होते हैं, ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स बहुत अंदर तक होते हैं ताकि वो ज्यादा ज्यादा प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाए। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टेम में होता है, और स्टेम में क्या होता है, थिक्की वैक्सी लेयर। वैक्सी मतलब मेण जैसा, थिक मतलब एकदम कहते हैं ना, थिक और थिन नहीं होता है, चौड़ा या मोटा, एकदम मोटा वैक्सी लेयर होता है, और जिसकी वजह से पानी ज्यादा नहीं लूज होता है, ठीक है। वो वैक्स जो होती है, वैक्स की कोटिंग, मतलब जैसे मेण जैसी कोटिंग होती है, तो पानी को लूज नहीं होने देती है। और दूसरी बात, इनकी जड़ें बिल्कुल अंदर तक जाती हैं, इन प्लांट्स की जड़ें बिल्कुल अंदर तक जाती हैं ताकि पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, पूरा एब्जॉर्ब हो, ठीक है। तो इस तरह से डेजर्ट प्लांट्स खुद को जिंदा रखते हैं। कैसे जिंदा रखते हैं, वो लोग फोटोसिंथेसिस लीफ में नहीं, वो स्टेम में करते हैं, और उनके रूट्स बिल्कुल अंदर तक जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, माउंटेन रीजन्स में, माउंटेन रीजन्स में खुद को कैसे ये प्लांट्स खुद को जिंदा रखते हैं, ठीक है। तो दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी, इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। देखो, ये जो माउंटेन रीजन्स होती हैं,
ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। कुछ एरियाज़ में जो स्नोफॉल है, जो बर्फ़ गिरती है, वो विंटर्स में गिरती है। और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं माउंटेन रीजन्स में। अगर आप कभी माउंटेन रीजन में गए हो तो आपने बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे इस तरह के, ठीक है, ये ट्रीज आपने देखे होंगे। सो आपने देखा है कि अच्छा ये खुद ही उगते हैं, ठीक है, इन्हें उगाया नहीं जाता, ये खुद ही उगते हैं। सो ये ट्रीज क्या होते हैं, ये ट्रीज कोन शेप्ड होते हैं। देखो इनकी शेप कोन शेप्ड है और इनकी जो ब्रांचेस है वो स्लोपिंग ब्रांचेस है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक, और इनके जो लीव्स होते हैं एकदम नीडल जैसे होते हैं। और मतलब इनके ऊपर क्या, हिमालय जो माउंटेन रीजन्स में जो पहाड़ होते हैं तो वहाँ पे बरसात भी बहुत पड़ती है और बर्फ भी बहुत गिरती है। तो अगर इतनी बरसात, इतनी बर्फ इन पे पड़ेगी तो लीव्स एकदम गल जाएंगे। तो इनके लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है कि सारा पानी नीचे बह जाए। देखो इनको भगवान ने बनाया भी ऐसे है, इनकी जो बनावट ही ऐसे होती है कि वो जिंदा रह पाए। जैसे कैक्टस की बनावट कैसी है कि इसमें लीफ ही नहीं होती, क्योंकि उसमें वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर सकता है, तो उसका फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता है। और उसकी जो रूट्स की जड़ें होती हैं वो बिल्कुल अंदर तक जाती है, तो वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है। और ये जो माउंटेन रीजन, पहाड़ी इलाकों में जो प्लांट्स उगते हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, तो उनके जो लीव्स होते हैं वो स्लोपी होते हैं, मतलब स्लांटिंग होते हैं, मतलब उन पर पानी गिरते सीधा नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि माउंटेन रीजन्स में इतना ज्यादा बरसात, सब कुछ इतना ज्यादा होता है, इसीलिए। सो this helps the rainwater and snow to slide off easily. There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. अब कुछ और ट्रीज भी होते हैं शेप्स के साथ जो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं इन माउंटेन्स में। They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. तो अलग अलग ट्रीज को अलग अलग तरह के बने हुए होते हैं ताकि वो वहां पे जिंदा रह पाए ट्रीज। अब एनिमल्स की बात करते हैं। यहाँ पे एनिमल्स कैसे जिंदा रहते हैं इतनी ठंड में? माउंटेन, पहाड़ी इलाकों में ठंड बहुत होती है, तो वहाँ वो जिंदा कैसे रहते हैं, ठीक है। सो एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडॉप्टेड टू द कंडीशंस देयर। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। अब जानवर जो होते हैं इन पहाड़ी इलाकों में खुद को कैसे ठंडा रखते हैं, उनकी जो चमड़ी है एकदम थिक होती है, बहुत ही थिक होती है इनकी चमड़ी। और इनको भगवान ने ऐसे फर दिया होता है, FUR फर, मतलब ये कवरिंग दी होती है ताकि वो खुद को ठंडक से बचा पाए। जैसे कि जो याक्स हैं उनके लंबे लंबे बाल होते हैं जिनसे वो खुद को गर्म रख पाए। देखो ये याक है, इसके लंबे लंबे बाल हैं इसके शरीर पे, तो इसको उन बालों की वजह से गर्मी रहती है शरीर में, मतलब ठंड सीधी नहीं लगती। अगर सीधी चमड़ी होती तो ठंड लगती। वैसे ही ये भी आप देख रहे हो, तो इसको भी ये वाला स्नो लियोपार्ड बोलते हैं इसको। सो स्नो लियोपार्ड क्या है? स्नो लियोपार्ड के भी आप देखोगे शरीर पे फर जैसा है, FUR फर, मतलब एकदम आप इवन विंटर में आप लोग भी खरीदते हो फर वाले जैकेट। सो फर से क्या होता है, गर्माहट रहती है। तो भगवान ने इसको कुदरती इसके शरीर पे फर दिए, तो खुद को अडेप्ट कर लेता है उस क्लाइमेट, मतलब ठंडक से। मतलब इनका शरीर ही ऐसे बनाया होता है भगवान ने कि ये लोग ऐसे ही मतलब ये रह पाते हैं वहाँ, ठीक है। सो तो इस तरह से ये लोग खुद को बचाते हैं कोल्ड से, ठीक है। फिर यहाँ पे माउंटेन गोट भी रहती है। सो माउंटेन गोट भी इन पहाड़ी इलाकों पे रहती है। ये है माउंटेन गोट, ठीक है। अब ये कैसे यहाँ जिंदा रहती है पहाड़ी इलाकों में गोट? सो माउंटेन गोट के जो पैर होते हैं वो कुछ ऐसे बने हुए होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आराम से इन स्लोप्स पे चढ़ उतर सकती है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये जो तीन प्राणी हैं, ये तीन ऑर्गेनिजम्स हैं, खुद को माउंटेन्स में अडाप्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो ये आपने क्या देखा, माउंटेन्स में किस तरह से खुद को अडाप्ट करते हैं। अब हम देखेंगे ग्रासलैंड्स में प्राणी खुद को कैसे अडाप्ट करते हैं। आपने पहले डेजर्ट देखा, आपने फिर माउंटेन देखा, आप सबका पढ़ रहे हो, आप प्लांट भी पढ़ रहे हो, आप एनिमल भी पढ़ रहे हो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ऑर्गेनिजम्स मतलब प्राणी, ठीक है। आप सब पढ़ रहे हो। सो अभी ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रासलैंड्स के बारे में क्या पढ़ेंगे?
सो ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ें। सो ग्रासलैंड्स, a lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer। अब देखो ग्रासलैंड में क्या होता है, ग्रासलैंड का एग्जांपल। अब ग्रासलैंड कौन सी एरिया होती है जिसमें घास वाली एरिया होती है, सारी ग्रास वाली एरिया होती है, तो वहाँ पे एक लायन का एग्जांपल दिया गया है। तो लायन क्या करता है, वो या तो जंगलों में रहता है या ग्रासलैंड में रहता है। तो वो बहुत स्ट्रांग एनिमल है, वो शिकार करता है और जानवरों को मारता है, जैसे कि डियर, वो डियर का शिकार करता है। और लायन का कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है कलर में, ठीक है। तो देखो दोनों की आइज देखो कैसे दी है भगवान ने, दोनों की आइज थोड़ी सी साइड में है, देखो दोनों के फेस में इनकी आंखें थोड़ी सी साइड में हैं, ठीक है। तो और लायंस को पंजे कैसे दिए, क्लॉस कैसे हैं, लायंस हैव लॉन्ग क्लॉस, लंबे पंजे हैं फ्रंट लेग्स में, मतलब आगे वाले दोनों पैरों में उसके पंजे लंबे लंबे हैं, और मतलब दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, और वो अपने नाखून अंदर भी वापस डाल सकता है, ठीक है। सो इस तरह से वो सरवाइव कर पाता है, लायन मतलब इस तरह से शिकार करके जिंदा रह पाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो कलर है, इसको लाइट ब्राउन कलर है लायन को। अब वो कैसे, देखो इसके पंजे इसको मदद करते हैं सामने भाई किसी को हंट करके बिल्कुल उसको फाड़ दे। और दूसरा जो इसका कलर है, इसका लाइट ब्राउन कलर है, तो ये क्या करता है, ये ग्रासलैंड्स में छिप जाता है, ये झाड़ियों में छिप जाता है इसके कलर के कारण। तो सामने जो प्रे होता है, PREY, प्रे मतलब जो उसका शिकार होता है, उसको पता ही नहीं लगता है कि लायन छिपा हुआ है। और जो इसकी आंखें जो हैं, आंखें साइड में दी हैं, तो आंखें साइड में हैं, कुदरत ने इसकी आंखें साइड, तो वो एकदम अंदाजा लगा लेता है कि भाई मेरा शिकार कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से लायन ग्रासलैंड्स में सरवाइव कर पाता है। आप कहोगे लायन को क्या सरवाइव करने की जरूरत, पर लायन को भी देखो शिकार कर करके जीता है, उसको डियर का शिकार करना पड़ता है, उसको डियर मिलेगा, वो खाएगा तो जिंदा रहेगा, वो पेड़ पौधे नहीं खा सकता है। तो वो शिकार के लिए उसको पंजे दिए गए हैं, उसको लाइट ब्राउन कलर है, मतलब कुदरत ने दिया है, और वो खुद को एडाप्ट करता है क्लाइमेट से, मतलब हर प्राणी को खुद को क्लाइमेट के हिसाब से एडाप्ट करना पड़ता है। अब आप देखें डियर, तो डियर एक दूसरा एनिमल है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में रहता है। डियर के पास स्ट्रांग टीथ होते हैं ताकि वो प्लांट को आराम से चबा सके, उसके टीथ बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अब डियर को अपने जो उसका शिकार करने आ रहा है शिकारी, मतलब अब डियर को बचना होता है। डियर एक बहुत ही वीक एनिमल है, मतलब उसका शिकार कर लेते हैं अलग अलग जानवर, लायन, टाइगर, तो उसको बचना होता है, उसको अपने प्रेडेटर्स, डियर क्या है, प्रे, PREY, प्रे मतलब शिकार, और उसको प्रेडेटर्स से बचना पड़ता है। प्रेडेटर कौन, शिकारी, उसे शिकारियों से बचना पड़ता है। सो वो उनसे बचने के लिए उसको और उसको भगवान ने लंबे लंबे कान दिए, लॉन्ग ईयर्स दिए हैं। लंबे कान क्यों दिए हैं, ताकि वो उनकी आहट सुन सके, मतलब उसको दूर से ही पता लग जाता है, उनके पैरों की हल्की सी भी आवाज आती है, वो समझ जाता है कि वो मेरा शिकार करने आ रहे हैं। और उसको भी साइड में आंखें दी गई हैं ताकि वो सारा जो भी डेंजर है आसपास, जो भी होने वाला है, वो तुरंत भाग जाए। और दूसरा उसको स्पीड भी गजब की है, डियर की स्पीड भी बहुत जबरदस्त होती है, तो उससे वो आराम से अपने प्रेडेटर मतलब जो उसका शिकार करने आया शिकारी, उससे बच सके, ठीक है। सो इस तरह से लायन, डियर और बहुत सारे प्लांट्स जो कि यहाँ ग्रासलैंड्स में उगते हैं, वो खुद को कैसे यहाँ पे अडाप्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि खुद अडाप्ट कैसे, ढाल कैसे पाते हैं वो ये लोग अपने क्लाइमेट के हिसाब से खुद को, क्योंकि कुदरत ने उनको ऐसा शरीर दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स का मतलब, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी वाले। सो वहाँ पानी वाले इलाकों में जानवर कैसे सरवाइव कर पाते हैं। सो देखो आपने पहले ही डिस्कस किया था कि फिश कैसे अडाप्ट करता है खुद को सी में रहने के लिए। बहुत सारे बाकी सी एनिमल्स हैं, देखो तो स्ट्रीमलाइन बॉडी से आपने पहले ये पढ़ के आए हो, ठीक है।
एक्वेटिक एनिमल्स में हम सबसे पहले ओशियन पढ़ेंगे, ठीक है। ओशन का मतलब सागर होता है। सो ओशन में खुद को कैसे जिंदा रख पाते हैं एनिमल्स। सो आपने पहले ही फिशेस तो डिस्कस कर लिए कि फिशेस की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन की वजह से सो मोस्टली जो भी ऑर्गेनिजम्स जो सीज में, ओशंस में, रिवर्स में रहते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब शेप ऐसी होने के कारण वो आराम से स्विम कर पाते हैं। बाकी एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि स्क्विड्स, ऑक्टोपस। तो बाकी सी एनिमल्स भी होते हैं जो कि स्क्विड्स और ऑक्टोपस होते हैं और उनका ऐसा शेप नहीं होता, पर वो क्या करते हैं, वो एकदम नीचे जाके रहते हैं, ओशन के बिल्कुल नीचे रहते हैं और बिल्कुल नीचे नियर सी बेड में बिल्कुल नीचे चले जाते हैं क्योंकि इनका शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होता है और वो अपना जो शिकार है जो भी उनके नज़दीक आता है उसको खा जाते हैं। पर जब भी वो जैसे ऑक्टोपस है, स्क्विड्स भी एक तरह का प्राणी है जो कि नदी में, ये जो पानी में पाया जाता है। ये इनका शेप भले फिश जैसा नहीं होता है। ऑक्टोपस का देखो दूसरा ही शेप होता है, 8 पैरों वाला होता है, दूसरा इस तरह से गोल होता है, ऐसे 8 पैरों वाला होता है। पर ये लोग है ना, फिर जब उनको तैरना होता है ना तो अपने शरीर को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, मतलब अपना शेप ऐसे बना लेते हैं। इन एनिमल्स के पास गिल्स भी होते हैं, ये आपने बहुत पढ़ा भी होगा, शिप्स में भी, शिप्स के पास भी गिल्स होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन यूज कर पाए। ऑक्सीजन कहाँ से ले पाते हैं, पानी के अंदर ही होती है, ठीक है। पानी के अंदर वाटर में ही ऑक्सीजन होती है, तो ये लोग गिल्स से अपनी ऑक्सीजन ले पाते हैं, ठीक है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स। अब बाकी सी एनिमल्स हैं जैसे कि डॉल्फिन हुआ, वेल हुआ, तो इनके पास देखो डॉल्फिन और वेल आपने सुना है ना, डॉल्फिन और वेल ये दोनों भी ओशंस में या सी वाटर में पाए जाते हैं। जो डॉल्फिन और वेल्स होते हैं उनके पास गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। उनके पास गिल्स नहीं होते हैं तो वो कैसे सांस कैसे लेते हैं डॉल्फिन और वेल, तो उनको नॉस्ट्रिल्स हैं, उनको छेद दिए हुए हैं, जैसे हम इंसानों के पास छेद है, नॉस्ट्रिल्स हैं, तो उनके हेड पे छेद दिए गए हैं, उनके सरों पे छेद दिए गए हैं ताकि वो सांस ले पाए, ठीक है। सांस लेने के लिए छेद दिए गए हैं। तो इस तरह से ये लोग स्विम भी मतलब ये लोग हमेशा ऊपर ही स्विम करते हैं। आपने देखा होगा ये पानी के अंदर नहीं, जो वेल होते हैं, डॉल्फिन होते हैं, वो पानी के अंदर थोड़ी देर ही जाते हैं फिर ऊपर ही तैरते हैं पानी के। क्यों? क्योंकि उनको सांस लेनी होती है नॉस्ट्रिल से, मतलब उनके पास गिल्स नहीं है। जिनके पास गिल्स होती है ना, फिशेस वगैरह ये सब होते हैं, तो अंदर ही तैरते रहते हैं क्योंकि उनको सांस गिल्स की मदद से पानी से ही मिल जाती है। पर जो कि डॉल्फिन और वेल हैं इनको गिल्स नहीं है तो वो सांस नहीं ले पाते हैं, तो उनकी जगह उनको नॉस्ट्रिल्स है, तो जिसकी वजह से वो सरफेस पे ही तैरते रहते हैं और सांस लेते हैं। और फिर इस तरह से आप देखते हो, आपने देखा भी होगा डॉल्फिन्स कैसे ऐसे पानी के अंदर एकदम तैर जाती हैं, फिर निकलती है, फिर तैरती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर अंदर रहती है, फिर वापस सांस लेने वो बाहर आती है ऊपर सरफेस में, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप देखेंगे ओशियंस में, जो बड़े बड़े समुद्रों में, नदियों में स्क्विड्स हुए, डॉल्फिन, वेल, ठीक है, ये सब वहाँ जिंदा रहते हैं। अब पॉन्ड्स एंड लेक्स में, अब पॉन्ड्स और लेक्स की बात करते हैं। जो छोटे छोटे तालाब और वो छोटे छोटे लेक्स होते हैं, वहाँ कैसे ये जो प्लांट्स हैं वो कैसे सरवाइव ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये कैसे सरवाइव करते हैं। तो आप कहीं पॉन्ड देखने जाओ, ठीक है। पॉन्ड मतलब ऐसे छोटा सा तालाब जैसा होता है एकदम, तो आप कभी जाओ तो आप वहाँ पे प्लांट्स देखो, तो वहाँ पे आप लीव्स देखो, स्टेम्स देखो, रूट्स देखो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो कुछ सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। तो कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना वो पानी के अंदर, देखो उनकी जड़ें, जैसे देखो ये प्लांट है, ये उगा कहाँ है, ये वाला प्लांट देखो, अब ये पूरा पानी है, ये पॉन्ड है, इसकी जड़ें पानी के नीचे है, पर प्लांट देखो पानी से ऊपर उगा है, ठीक है। ये कैसे प्लांट्स हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं कि ये तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, पर उनकी जड़ें कहाँ होती है, पानी के नीचे, ठीक है। मतलब उनकी जड़ें पानी के नीचे होती हैं, हवा में नहीं तैर रही होती, पानी में भी, मिट्टी में इनकी जड़ें पक्की हो जाती हैं
और वो ऊपर तैरते रहते हैं, तो इन्हें ये एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हैं तो ये पानी में ही ना, और इनकी जड़ें पानी में ही तो हैं, भले ये ऊपर सबमर्ज है, तैर रहे हैं। ठीक है। सो सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. अब ये आपने इनकी बात की, ठीक है, ये आपने किनकी बात की? एक्वेटिक प्लांट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे उगते हैं वो प्लांट्स। सो जमीन पे उगने वाले प्लांट्स जो होते हैं, रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सो जो जमीन पे उगने वाले प्लांट्स हैं उनको कौन मदद करता है? न्यूट्रिएंट्स और वाटर, ये तो आपको पता ही है, रूट्स। ठीक है, जो जड़ें होती हैं, रूट्स, रूट से ही जो नीचे जड़ें होती हैं। जड़ें क्या होती हैं? सो यहाँ देखो, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, सो ये प्लांट है तो इसकी जड़ें कहाँ है? ये इसकी जड़ें हैं, ये सारी। तो इनकी जड़ें क्या होती हैं? यहाँ इनकी जड़ें ये जो मिट्टी के अंदर होती हैं, इन्हीं से ये सारा पोषण लेके फिर ऊपर सारा प्लांट को देते हैं। ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से आती हैं? रूट्स से आती हैं। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. जो aquatic plants होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं बहुत जो हैं छोटे होते हैं, और उनको बस इनका एक ही काम होता है। जैसे एक नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, उनके रूट्स उनके लंबे लंबे होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोषण ले पाएँ। पर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो नदी वाले प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। उनका बस एक ही काम होता है कि प्लांट हिले नहीं, प्लांट बना रहे। ठीक है, वो खिसक ना जाए अपनी पोजिशन से। द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। तो ये जो पॉन्ड्स और लेक्स के जो प्लांट्स होते हैं, इनका जो शेप होता है कैसा होता है? स्टेम। ठीक है, ये जो स्टेम का मतलब क्या होता है? ये स्टेम होता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये लीफ है ना, तो ये स्टेम है ये। ठीक है, तो इनका जो ये स्टेम होता है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये वाला स्टेम। ठीक है, तो इनका स्टेम कैसा होता है? द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, लंबा होता है, हॉलो मतलब खोखला, और लाइट, बिल्कुल हल्का होता है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड वाटर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो ये स्टेम, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इनमें जो स्टेम होते हैं वो ऐसे ऊपर उगता जाता है, जबकि जो लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं वो तैरते रहते हैं सरफेस पे। Some aquatic plants are submerged in water. All parts of such plants are underwater. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. इन aquatic plants के पास कैसी leaves होती हैं? एकदम पतली सी leaves होती हैं, एकदम ribbon जैसी पतली leaves होती हैं। These can bend in flowing water. ये leaves ऐसे, मतलब इनकी leaves ऐसे बनी हुई होती हैं जैसे भाई अगर पानी वानी छू जाए तो आराम से वो bend कर पाए। तो कुछ डूबे हुए प्लांट्स में लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। कुछ डूबे हुए प्लांट्स होते हैं तो लीव्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं और वाटर आराम से उनमें फ्लो हो पाता है बिना उनको नुकसान पहुंचाए। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं? पॉन्ड्स में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। देखो, अब आपने कुएं, आप बोलते हो ना मेंढक कुएं में रहता है, ठीक है, पॉन्ड्स में रहता है। तो वेल, वैसे कुआं तो वेल हुआ, मतलब पॉन्ड्स छोटे छोटे ऐसे तालाबों में रहता है। सो फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड और आउटसाइड वाटर। मतलब फ्रॉग है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर जमीन पे भी रह सकता है। उनके जो पीछे वाले लेग्स होते हैं, बैक लेग्स होते हैं, जो इनके बैक लेग्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि वो सीधा जंप मार के अपना जो प्रे है, अपना शिकार पकड़ पाए फ्रॉग। दे हैव वेब्ड फीट। और उनके जो फीट होते हैं, पंजे होते हैं, एकदम वेब जैसे होते हैं, वेब जैसे, ताकि वो स्विम कर पाए पानी में। ठीक है, तो फ्रॉग आपको ज़मीन पे भी देखने मिलेंगे और फ्रॉग आपको जो है वो पानी में भी देखने मिलेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपने क्या पढ़ा कि भाई किस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स खुद को जिंदा रखते हैं। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली पढ़ा क्या? देखो, आज आपने बेसिकली यही चीजें पढ़ी कि भाई
कि डेजर्ट में कैसे एनिमल्स, प्लांट्स और सब खुद को कैसे जिंदा रह पाते हैं वो लोग वहाँ। फिर आपने पढ़ा माउंटेन्स में कैसे एनिमल्स, प्लांट्स खुद को जिंदा रख पाते हैं। फिर ग्रासलैंड्स में, मतलब जो घास वाले या जो फॉरेस्ट वाले इलाके होते हैं, जंगलों वाले इलाके होते हैं, वहाँ कैसे एनिमल्स, प्लांट्स खुद को जिंदा रख पाते हैं। फिर आपने पढ़ा कि एक्वेटिक मतलब पानी में खुद को कैसे प्लांट्स, एनिमल जिंदा रख पाते हैं। तो आपने पढ़ा कि भाई ये दुनिया बहुत ही अलग अलग है और यहाँ पे अलग अलग प्राणी, जीव जंतु सब कुछ अलग है, प्लांट्स अलग हैं। तो हर किसी को अडेप्ट होना पड़ता है अपने क्लाइमेट के हिसाब से, मतलब जिसका जैसा क्लाइमेट उसको वैसे ढालना पड़ता है खुद को। ठीक है, तो आप कहाँ पहुंचे हैं थे आज? आपने इतना पेज नंबर 86 तक पूरा किया। ठीक है, तो आप ये पेज 86 तक सारा पढ़ेंगे, सारा रीड करेंगे, क्योंकि समझने के बाद अगर पढ़ते हो तो चीजें हो जाती हैं पक्की। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं थोड़ी सी पॉइंट्स। बच्चों अभी हम इसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। सो सबसे पहले ये है हमारा लेक्चर 111 और हम कर रहे हैं चैप्टर 9। ठीक है, सो सबसे पहले एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन इज द मेथड by which organisms get well adjusted, मतलब ऑर्गेनिजम्स खुद को एडजस्ट कर देते हैं टू द क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं एडाप्टेशन। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई डेजर्ट्स में खुद को कैसे करते हैं। सो रैट्स, कैमल्स, snakes found in deserts adapt them। कैसे? So rats and snakes stay in burrows। कहाँ रहते हैं? अंदर खड्डों में। स्टे इन बुरोस डीप इन द सैंड, डीप इन द सैंड। ठीक है, तो इस तरह से वो खुद को ड्यूरिंग डे, ठीक है, दिन के दौरान वो अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो प्लांट्स होते हैं यहाँ के वो कैसे सरवाइव करते हैं। तो देखो एडाप्टेशन की डेफिनेशन, रेट्स और स्नेक्स कहाँ रहते हैं? तो अंदर रहते हैं। ठीक है, डीप इन द बुरोस। बुरोस का मतलब क्या होता है? बुरोस का मतलब नीचे खड्डों में रहते हैं। फिर अब क्या होता है कि एक्वेटिक डेजर्ट प्लांट्स कैसे करते हैं। सो डेजर्ट प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं? डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल लेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में बिल्कुल थोड़ा पानी छोड़ते हैं। ठीक है, सो दे हैव स्पाइन्स। उनको क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, मतलब कैक्टस होता है, कैक्टस में कांटे होते हैं। सो दे हैव स्पाइन्स विच हेल्प्स इन, कांटों की वजह से, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, मतलब उन कांटों की वजह से पानी ज्यादा बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, सो इनमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस इज डन इन स्टेम, मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता है, रूट्स में, लीफ में नहीं होता है। और उनके स्टेम पे क्या होता है? द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद, इनका स्टेम किससे कवर होता है? कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर, मतलब एकदम वैक्स जैसा लेयर होता है, जिसकी वजह से इनका जो पानी है वो अंदर ही रहता है। ठीक है, इसके बाद माउंटेन में, माउंटेन रीजन्स में कैसे सरवाइव कर पाते हैं? सो माउंटेन रीजन्स में, इन माउंटेन रीजन्स
जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। कौन सी शेप होती है ट्रीज की? नॉर्मली कोन शेप्ड। तो कोन शेप होते हैं और उनकी ब्रांचेस कैसी होती हैं? एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। ठीक है। सो इस तरह से तो the leaves of some of trees, the leaves of these trees are needle like। और leaves कैसे होते हैं? एकदम needle की तरह होते हैं, सुई की तरह होते हैं। so this helps the rain water and snow to slide off easily। ठीक है। सो इसकी वजह से जो इनके ऊपर पानी होता है एकदम नीचे गिर जाता है। ठीक है। इस तरह से फिर जो एनिमल्स होते हैं, सो एनिमल्स कौन कौन से पढ़े थे हमने? याक्स। सो याक्स हैव लॉन्ग हेयर। याक्स, ठीक है, याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। उनको गर्म रखने के लिए भगवान ने उन्हें बाल दिए हैं। इसके बाद स्नो लियोपॉर्ड। स्नो लियोपॉर्ड कैसे गर्म रहता है? स्नो लियोपॉर्ड जो कि यहाँ पे माउंटेन्स में पाया जाता है, थिक फर ऑन इट्स बॉडी, तो उससे वो वार्म रहता है। और जो फिर स्नो गोट पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो स्नो गोट स्नो लियोपॉर्ड को थिक फर होता है और स्नो गोट को क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हूव्स, मतलब उसका पैरों में ऐसे होते हैं, हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग, मतलब वो वैसे वहां जी पाती है। ठीक है। तो ये हुआ कि माउंटेन्स में कैसे जीते हैं। अब ग्रासलैंड्स में, मतलब जहाँ फॉरेस्ट होते हैं वहाँ कैसे जीते हैं। सो फॉरेस्ट में ग्रासलैंड्स या फॉरेस्ट में तो लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज, पंजे उसके लंबे होते हैं, इन देयर फ्रंट लेग्स। ठीक है। उनके जो पंजे होते हैं आगे वो लंबे होते हैं, दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोस, मतलब पंजे ऐसे होते हैं कि एकदम वो अंदर खींच सकता है। ठीक है। फिर उसका लाइट ब्राउन कलर किसका? लायन का। लाइट ब्राउन कलर उसको हेल्प करता है, हेल्प इन हाइडिंग। ठीक है। फिर इसके बाद और उसकी आईज भी ऐसी होती है, द आईज इन फ्रंट फेस अलाउ इट टू लोकेट प्रे, मतलब अपने शिकारी का वो पता रखता है। ठीक है। इसके बाद डियर है। डियर कैसे यहाँ ग्रासलैंड्स में सर्वाइव करता है? सो डियर हैज स्ट्रॉन्ग टीथ, उसके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो प्लांट्स खा पाए, फॉर चूइंग प्लांट्स, क्योंकि वो प्लांट्स ही तो खाता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद इट हैज लॉन्ग ईयर्स, उसके कान भी लंबे होते हैं। फिर इसके जो आईज हैं ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस। फिर उसकी स्पीड भी होती है, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स इट टू रन, मतलब भागने में मदद करता है अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से अब ओशियंस में कैसे जिंदा रहते हैं। सो ओशियंस में फिशेज हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ओशियंस, ठीक है, ओशियंस में कैसे जिंदा रहते हैं। सो फिशेज हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी
ठीक है। फिर स्क्विड्स और ऑक्टोपस को क्या होता है, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, स्क्विड एंड ऑक्टोपस, ठीक है। स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, स्क्विड्स और ऑक्टोपस कहाँ रहते हैं, लिव ऑन ओशियन बेड्स, नीचे रहते हैं, लिव ऑन ओशियन बेड्स टू कैच प्रे, मतलब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर डॉल्फिन्स होती हैं, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैव नॉस्ट्रिल्स टू टेक ब्रेथ, ठीक है। तो ये लोग ऊपर रहते हैं, ठीक है। फिर ये जो इनके प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सो द प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल, इनके जो रूट्स होते हैं वो अंदर होते हैं, फिक्स्ड इन द सॉइल, रूट्स अंदर होते हैं। और स्टेम कहाँ होता है, एंड स्टेम इज अबव द वाटर। एंड लीव्स कैसे होते हैं, लीव्स आर लीव्स आर नैरो एंड रिबन लाइक, ठीक है। सो ये इस तरह से ये सारे जो प्लांट्स हैं वो खुद को ढालते हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स मैंने आपको टेक्स्ट बुक से ही लिखाई हैं, सारी पॉइंट्स मैं टेक्स्ट बुक से ही लिखाती हूँ। कुछ ना समझ आए आप टेक्स्ट बुक रीड कर लेना, ठीक है। फिर भी मैंने एक एक पॉइंट डिक्टेट की है। सो ये देखो, हमने ये डेजर्ट प्लांट्स देखा, माउंटेन रीजन्स देखा, इसके बाद हमने यहाँ पे लायंस कैसे, डियर्स कैसे ग्रासलैंड में सर्वाइव करती है, और ओशंस में फिशेस, स्क्विड्स, ऑक्टोपस, डॉल्फिन्स, व्हेल्स और वहाँ के प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो आज हम पेज 86 पे एंड करते हैं। सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखिएगा और सब कुछ अच्छे से रीड करिएगा। चलें, थैंक यू।